ये दुनिया का पहला ऐसा युद्ध था जो 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया। जी। तो उस टाइम पे जो प्लेन्स चला करते थे, ने अपनी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या किए कि जिससे अगर आगे ऐसा कोई वॉर होता है, तो उसमें हम लोग को जो चैलेंजेस फेस किए हैं वो ना फेस करने पड़े। एक हमारे जो आर्मी के जांबाज कैप्टन बत्रा, बत्रा। जिन्होंने एक चोटी पर उनको हमला करने का आदेश मिला था जी। और वो अपनी टोली के साथ उस चोटी पर विजय उन्होंने प्राप्त की और विजय प्राप्त करने के बाद वहां पर जाकर जम गए। हेलो एंड वेलकम बैक टू आपकी खबर। आज मैं हूं आर्यन बाजपेयी और आज मेरे साथ है फ्लाइंग ऑफिसर अजमेर बहादुर सिंह जी। हम लोगों ने काफ़ी बार बातें करते हैं और काफ़ी बार इतिहास, जब भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो एक युद्ध जो हमारे दिमाग में आता है, जो हमारे सामने आता है, कारगिल का युद्ध। आइए हम बात करते हैं अजमेर बहादुर सिंह जी से कि क्या हुआ था उस समय, कैसे हुआ था? क्योंकि सर ने अपनी जो एयर फोर्स में ड्यूटी दी है 1980 से, जी। एम आई राइट? 1980 से 2020 तक दी है। 40 साल की आपने इतनी लंबी ड्यूटी दी है और उसके बाद आप उस टाइम पे भी थे जब कारगिल वॉर हुआ था। जी। तो कैसा क्या हुआ था? क्या कैसे चालू हुआ, कैसे शुरू हुआ और कैसे भारत ने उसको जीता? जी। तो देखिए, एक बहुत ही सामान्य दिनचर्या चल रही थी और मुझे याद है वो 25 मई 99, उस दिन मुझे दोपहर के बाद अपना जो आफ्टरनून ड्यूटी होती है उसके लिए जाना जी। था। लेकिन एकाएक सूचना मिलती है कि ओआरपी के लिए जाना है, तो अपना जो सामान वगैरह है वो लेकर के आना है। वहाँ पहुँचते हैं और जी। उसके बाद देखते हैं कि हेलीकॉप्टर पे सामान वगैरह लोड हो रहा है और हम टेक ऑफ कर लेते हैं। तब तक हमें नहीं पता था कि हम जा कहाँ रहे हैं। ओके। लेकिन जब लैंड करते हैं तो हमें पता चला कि हम श्रीनगर लैंड किए हैं जी। और जो प्रयोजन है वो ओआरपी तो है। ओआरपी असल में मैं आपको बता दूं जी। आर्यन जी, ये ऑपरेशनल रेडीनेस पॉइंट होता है जहां पर हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट मिसाइल से लोड होकर के और गन्स से लोड होकर के रेडी रहते हैं और विद इन 2 मिनट्स वो एयरबोर्न होकर के दुश्मन के जहाजों को, यदि वो हमारे वायु सीमा में प्रवेश करते हैं, जी। तो उनको टेक ऑन कर सकते हैं। तो ये लाइक ओआरपी होता है। लाइक अ बैक हेड की जो है, कुछ भी अगर दुश्मन हम जी। लोगों को कोई भी गतिविधि होती है दुश्मन की, तो हाँ, हम यहाँ से फोर्स भेज सकते हम हैं। यहाँ से टेक ऑफ करके और उन दुश्मन के जहाज़ों को जी। मतलब न्यूट्रलाइज़ कर सकें, उनको शूट डाउन कर सकें जी। या उनको अपनी सीमा से खदेड़ सकें। जी। तो इसके लिए ये ओआरपी होती है, ऑपरेशनल रेडीनेस पॉइंट होता है। तो जी। हम उस ओआरपी के लिए वहाँ गए हुए थे। वहाँ जी। पहुँचने पे पता चला कि वॉर लाइक सिचुएशन है और कुछ कारगिल एरिया में इंट्रूजन हुआ था। तो उस इंट्रूजन को वापस कैप्चर करने के लिए ये ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन सफेद सागर। जी। इस ऑपरेशन के तहत क्या किया गया था? देखिए, जब असल में हुआ ये था कि पाकिस्तानी ट्रूप्स जो हैं वो आकर के कारगिल की चोटियों पर बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पे उन्होंने अपने बंकर्स बना लिए थे डेरा जमा और लिया था। आकर के वो वहां जम गए थे जी। और उनका इरादा हमारे लद्दाख एरिया को कट करने का था, जिससे कि अगर हम लद्दाख एरिया को कट कर दें जी। सप्लाई लाइंस वगैरह, तो फिर हम इंडिया से नेगोशिएट करके जो जेएंडके की प्रॉब्लम है उस पर हम नेगोशिएट कर सकते हैं। तो ये उनका उद्देश्य था। लेकिन उसकी वजह से जब वहां आकर के बैठ गए तो हमारी आर्मी को जब पता चला कि यहाँ पर इंट्रूजन हो गया है, तब आर्मी ने अपना ऑपरेशन विजय लॉन्च किया और उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की। तो उस समय चूंकि चोटियां बहुत ऊंचाई पे थी, 16,000 से 18,000 फीट तक की ऊंचाई पर वो चोटियां थी जहां पर दुश्मन बैठा हुआ था। तो उनसे हमारी जो थल सेना है उसको युद्ध करना काफी कठिन कार्य था। तो ऐसे में फिर वायुसेना की जब मदद ली गई, इस हिदायत के साथ मदद ली गई थी कि वायुसेना एलओसी नहीं पार करेगी और दुश्मनों को न्यूट्रलाइज करेगी। तो उसके लिए ये ऑपरेशन सफेद सागर। जैसे कि आपने बताया वायुसेना ने बहुत अहम रोल निभाया उस कारगिल के युद्ध में, पर कहीं ना कहीं वायुसेना को ये बहुत चैलेंजेस फेस कहीं ना कहीं करने पड़े होंगे, क्योंकि पहाड़ और पहाड़ी इलाके में वैसे भी वायुसेना अगर जा रही है तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस ऑब्वियस सी बात फेस करने रहते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि वायुसेना का क्या नुकसान हुआ उस चैलेंजेस को फेस करने के दौरान?
आर्यन जी, आपने जो चैलेंजेस की बात की, तो ये दुनिया का पहला ऐसा युद्ध था जो 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया है। जी। और ऐसे में वायुसेना के लिए वास्तव में बहुत चैलेंजिंग टास्क था। और इनिशियल जो रणनीति, जो शुरुआती रणनीति अपनाई गई थी, उसमें जब हमारे मिग-21 और मिग-27 विमान जी। वहां पर अपनी जो रेकी के लिए और साथ साथ दुश्मनों की जानकारी के लिए दो चीजें की जाती हैं। एक तो हमारे वायुयान जाकर के ये पता लगाते हैं कि कहाँ कहाँ पर पोजीशंस ले रखी हैं, और फिर उस हिसाब से स्ट्रेटेजिकली जो है उन पर रॉकेट्स और गनों से हमला करते हैं। जी। तो इन दोनों कार्रवाइयों के लिए जब हमारी उड़ानें हुई, तो उसमें हमारा एक नुकसान हुआ कि हमारा एक मिग-21 विमान उन्होंने स्टिंजर मिसाइल से गिरा दिया था। जी। और उसमें सबसे बड़ा जो घृणित कार्य पाकिस्तानी ने किया, वो हमारे जो पायलट स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, जो उस वायुयान में थे, वो इजेक्ट हुए थे और वो जिंदा थे। उनको जिंदा पकड़ा था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानियों ने उन्हें मार दिया था। मार दिया। और क्या भारत भी ऐसा कुछ करता है कि पाकिस्तान का कोई सोल्जर पकड़ ले, पकड़ने के बाद उसको मार दे? देखिए, ऐसा काम हिंदुस्तान की सेना कभी नहीं करती, क्योंकि हमारा ये मानना होता है कि सोल्जर का काम ही है अपने देश के लिए लड़ना। जी। हाँ, उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अगर हम लड़ाई में कोई मारा जाएगा तो वो मारा जाएगा। हम किसी की डेड बॉडी के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं करते। और साथ ही साथ हम अगर कोई दुश्मन का सैनिक अगर पकड़ा जाता है, तो जी। उसके साथ हम मानवीय व्यवहार, जो दुनिया भर की जो समझौते हैं, उनके जी। आधार पे करते हैं। जैसे कि वायुसेना और थल सेना उस टाइम पे एक साथ लड़ी थी, जी। तो क्या कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत आई थी वायुसेना और थल सेना की नहीं, कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आई थी। और हमारी सेनाओं में आपसी कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतरीन होता है। जी। जो हमारे जो संचार प्रणाली हैं, उनके माध्यम से एक दूसरे को हम ये बताते रहते हैं कि किस तरह से हमारे कौन से ऑपरेशंस लॉन्च होंगे, और बड़ा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है, जी। जिससे कि जब एयरफोर्स कोई अपनी कार्रवाई कर रही है, तो उसके दौरान हमारे जो थल सेना के सैनिक हैं, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। ना पहुंचे। तो इस वजह से कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर होता है। तो उस टाइम पे जो प्लेन्स चला करते थे, तो मैंने ऐसा सुना है कि वो रात में नहीं उड़ान भर पाया करते थे। जी, नहीं, वो नाइट में उड़ान तो भरते थे, जी। लेकिन जैसे कि मिग-21 और मिग-27 जो इनिशियली यूज किए गए, जी। तो उनकी जो क्षमता थी उसमें, और बाद में हमने जब स्ट्रेटेजी बदली, तो मिराज 2000 का इस्तेमाल किया गया। जी। जी। और मिराज 2000 ने बहुत बेहतरीन काम किया, क्योंकि मिराज 2000 के पास जैमिंग की कैपेसिटी है जी। कि जो उनकी संचार प्रणाली को जाम भी कर सकता था, और साथ साथ जो है सारे ऑपरेशन को अंजाम। तो एक जब हमारा मिराज वहां पर वो जैमिंग का काम कर देता था, तो उसके पीछे से फिर बाकी के मिग-21 वगैरह जो है, वो अपना रॉकेटिंग और गनरी का काम करके, और बंकरों को और उनकी जो सप्लाई लाइन थी उसको ध्वस्त करने का काम करते थे। ओके। तो जैसे आपने बोला मिग-21, मिराज 2000, तो जो कारगिल वॉर हुआ है, तो उसके बाद एयर फोर्स ने अपनी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या किए कि जिससे अगर आगे ऐसा कोई वॉर होता है, तो उसमें हम लोगों को जो चैलेंजेस फेस किए हैं वो ना फेस करने पड़े? देखिए, हर युद्ध से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता मिलती है। और इस वजह से ऐसा उस समय महसूस हुआ कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है, उसमें जी। हमको एडवांसमेंट लाना पड़ेगा। जी। तो इस वजह से हमारे देश में तब से जो हमारी जो रिसर्च एजेंसियां हैं, जी। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और काफी उन्नत किस्म की चीजें डेवलप हुई हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी एडवांस जी। हुई है, और साथ साथ जो रडार की जो तकनीकी है, वो बहुत उन्नत हुई हैं। जी। तो इस दिशा में काफी बेहतर काम हुआ है, और इसका जो रिजल्ट है, वो हमको अभी हाल में हुए ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई पड़ा है। जी। सर, कोई ऐसा किस्सा या कहानी जो आपको याद हो कारगिल वॉर के टाइम पे, जो एक ब्रेवरी का साइन बन के लोगों के सामने आ सके? देखिए, किस्से बहुत हैं, लेकिन मैं एक दो नाम जरूर लेना चाहूंगा। एक हमारे जो आर्मी के जांबाज कैप्टन बत्रा, जिन्होंने एक चोटी पर उनको हमला करने का आदेश मिला था, जी। और वो अपनी टोली के साथ उस चोटी पर विजय उन्होंने प्राप्त की, और विजय प्राप्त करने के बाद वहां पर जाकर जम गए। इसके बाद उन्होंने दूसरी चोटी पर चढ़ाई करने का आदेश स्वयं मांगा था।
और ये उनके जज्बे की बात वो आज भी कहा जाता है कि ये दिल मांगे मोर, और ये चीज कह के उन्होंने वो मांगा था। और उसके बाद जब वो दूसरी चोटी पर उन्होंने चढ़ाई की तो उस पर फतेह तो हासिल की, लेकिन उस फतेह को हासिल करते करते वो वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हुए। तो आज हम आपके माध्यम से उनको नमन करते हुए उनको याद करते हैं। और साथ ही आज हमारे जीते जागते एक जो योगेंद्र जी हैं, योगेंद्र यादव जी, जिन्होंने टाइगर हिल पर जो है कई गोलियों खाने के बाद भी वो दुश्मन से लड़ करके और उन्होंने टाइगर के हिल पर फतेह पाई थी। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो वास्तव में प्रेरित करते हैं, पूरी सेना को भी प्रेरित करते हैं और देश के नौजवानों को भी प्रेरित करते हैं। जैसे कि अब वॉर से थोड़ा हट कर अगर देखें कि जो भी सैनिक जाता है, जो भी ऑफिसर लड़ाई करने आता है, उसकी फैमिली तो होती ही है। अब कारगिल वॉर के टाइम पे अगर हम बात करें तो फोन का चलन इतना ज्यादा नहीं था, तो बात करने के लिए लोग चिट्ठियां भेजा करते थे। तो कारगिल वॉर में जो जवान गए थे, कहीं ना कहीं याद तो आती होगी अपने घर की। बिल्कुल। तो कुछ शहीद भी हुए वहां पे, कुछ वापस भी आए। तो कैसे बात होती थी? चिट्ठियों के जरिए होती थी, या एक मैंने मूवीज वगैरह में देखा है कि वो बोलते हैं और पूरा बैग टाइप का लेके आर्मी के जवान चलते हैं, वो क्या चीज रहती है? देखिए ऐसा है, जो आर्मी के जवान लेकर के चलते हैं वो तो उनका अपना एमुनिशन के साथ में उनके अपने जो कुछ टाइम के लिए जहां जिस ऑपरेशन पे होते हैं तो उनको सर्वाइवल के पैक होते हैं, उसके साथ वो चलते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन की जो लाइन होती है, देखिए होता क्या है कि उस समय कम्युनिकेशन बहुत कम हो पाता है। बहुत थोड़े समय के लिए अगर अवसर मिलता है कभी बीच बीच में तो लोग बात कर पाते हैं और सिर्फ वो इतना ही बता पाते हैं कि हाँ हम सुरक्षित हैं अभी तक और ऐसे हैं। और ऐसे में कोई भी सैनिक अपने परिवार को वास्तविक चीज वहां की बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि उससे वो लोग उनका जो मनोबल है, वो मनोदशा है, वो थोड़ा सा दूसरी होगी। लेकिन सच बताऊं मैं आर्यन जी, जब वो लड़ाई का मैदान होता है तो उस समय जो जज्बात होते हैं वो कभी पीछे मुड़ करके परिवार की तरफ सोचने और समझने का कोई अवसर ही नहीं देते। और बस सिर्फ एक ही चीज नजर आती है कि सामने लक्ष्य क्या है और हमें करना क्या है। सर आई सैल्यूट जो भी हम लोग के आर्मी ऑफिसर्स हैं, क्योंकि एक परिवार को छोड़कर बिछड़ कर जाना और हम लोगों की खुद की सुरक्षा के लिए, हम लोगों की सुरक्षा के लिए आप लोग वहां पे जंग लड़ते हैं जाके। हम 24 घंटे खड़े रहते हैं बॉर्डर पे कि कोई दुश्मन हमला ना कर दे। आई सैल्यूट ऑल ऑफ देम। बाकी सर मुझे एक आखिरी सवाल और था कारगिल के युद्ध को लेके, कि कारगिल युद्ध जो हुआ था उसके बाद और उससे पहले जो जनता का पर्सपेक्टिव था आर्मी को लेके, वो कितना चेंज हुआ? नहीं, बदलाव तो आया है, बदलाव काफी आया है, क्योंकि मैंने वायुसेना 1980 में ज्वाइन की थी और तब से 99 में ये कारगिल युद्ध हुआ था। तो उस दौरान और कारगिल के बाद के दौरान में हमने देखा है कि लोगों के अंदर सेना के प्रति सम्मान का भाव बढ़ा है। और जो सामान्य जनमानस है वो इन चीजों को समझता है कि एक सैनिक किस तरह की परिस्थिति में देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति तक देने के लिए तैयार रहता है। लेकिन और ऐसा हुआ भी, हमारे जो कारगिल युद्ध में भी 527 हमारे आर्मी के जो जवान हैं वो 527 शहीद हुए। और हमारी वायुसेना से 5 लोग शहीद हुए थे। एक हेलीकॉप्टर हमारा जो है स्टेंजर मिसाइल के द्वारा मार गिराया गया था। हेलीकॉप्टर में कितने लोग थे? हेलीकॉप्टर में 4 लोग थे और एक मिग 21 में जो पकड़ने के बाद मार दिया था, तो 5 लोग वो शहीद हुए थे। पाकिस्तान अपनी क्रूरता से बाज क्यों नहीं जी आता है? अब ये उनका एक कौन सी शैली है, हम इसके विषय में क्या कह सकते हैं, ये जग जाहिर हो चुका है धीरे धीरे। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे देश में देशवासियों को केवल युद्ध के समय नहीं, केवल कारगिल के समय नहीं, केवल ऑपरेशन सिंदूर के समय नहीं, सामान्य परिस्थिति में भी सैनिकों के प्रति एक उच्च कोटि के सम्मान का भाव रखना चाहिए, क्योंकि सैनिक सिर्फ सम्मान का भूखा होता है। और यदा कदा कुछ घटनाएं ऐसी आती रहती हैं जहां पर सैनिकों के साथ कई बार कुछ दुर्व्यवहार या कुछ नाइंसाफियां भी होती हैं। तो ऐसी घटनाएं न हो, ऐसी अपेक्षा हम जरूर करना चाहिए जनता से। जी। ये थे हमारे साथ अजमेर बहादुर सिंह जी,
और आई होप आपको कारगिल वॉर के बारे में बहुत सी ऐसी जानकारियाँ मिली होंगी। मुझे भी बहुत सारी जानकारियाँ ऐसे मिली हैं जो मैंने आज तक कहीं पढ़ी नहीं थी, कहीं सुनी नहीं थी, कहीं देखी नहीं थी। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। साथ ही कमेंट में जो भी आगे आपको पॉडकास्ट चाहिए हो तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। Thanks.